देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। मतलब कि पुली का प्रथम निकाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाता है, या ये कह लीजिए कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज का जो सूत्र है, फार्मूला है, उसको कैसे डिराइव किया जाता है, या डिराइव करने पे हमें कौन सा सूत्र या फार्मूला मिलता है तब, जबकि जो पुली का वेट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। वापस सुन लीजिए, सवाल क्या है। सवाल ये है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूले को हमको डिराइव करना है, निकालना है उस कंडीशन में जबकि जो पुली का खुद का वेट है, सेल्फ वेट है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है, या कह लीजिए नगण्य है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या क्या होता है। ठीक, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या क्या होता है, तब तक आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। इस तंत्र में दो या दो से अधिक चल पुली तथा एक अचल पुली होती है। मतलब कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है, दो या दो से अधिक चलने वाली पुली होती है और एक पुली जो होती है वो अचल होती है। मतलब कि टोटल कितनी पुली हो सकती हैं, 3। ठीक, दो या दो से अधिक चलने वाली पुली और एक ना चलने वाली पुली। तो टोटल कितनी पुली हो गई, 3। एटलीस्ट 3 होनी चाहिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में। ठीक, तो क्या है, पुली इस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं कि प्रत्येक पुली से गुजरती हुई धागा का एक सिरा दृढ़ आधार से तथा दूसरा सिरा उससे ऊंची पुली के धुरे से जुड़ी रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पुली है उसको इस हिसाब से सेट किया जाता है कि ईच पुली से जो धागा पास होती है, गुजरती है, उसका एक एंड किसी रिजिड बेस से जुड़ा रहता है और एक एंड उससे ऊंची जो पुली है उससे जुड़ा होता है। ठीक, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में दो या दो से अधिक पुली होती हैं। ठीक, जो दो पुली होती हैं या दो से अधिक हैं वो चलने वाली पुली होती हैं, और एक पुली जो होती है वो अचल पुली होती है, वो चलने वाली पुली नहीं होती है। पुली को इस तरह से सेट किया जाता है कि हर एक पुली से जो धागा गुजरती है, पास होती है, उसका एक एंड, एक सिरा दृढ़ आधार या कह लीजिए रिजिड बेस से जुड़ा रहता है और दूसरा एंड उससे ऊंची जो पुली है उससे जुड़ा रहता है। गणना की सुविधा हेतु पुली को घर्षण रहित तथा धागों को भारतीय माना जाता है। कैलकुलेशन के लिए, कि कैलकुलेशन हमें इजी हो, कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए
हम क्या करते हैं, यह मान लेते हैं कि पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये अपना एक आइडियल कंडीशन हो गया। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कहीं पे भी आप पुली और धागा लगाएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा ही होगा। आज तक, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो कि फ्रिक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दे। फ्रिक्शन को घटाया तो जा सकता है ऑयल से, या लुब्रिकेटिंग लिक्विड कई आते हैं, उससे फ्रिक्शन को घटाया तो जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो हमने कैलकुलेशन के लिए, गणना की सुविधा हेतु, कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए हमने क्या मान लिया है कि पुली के बीच जो घर्षण है उसको नेग्लिजिबल मान लिया है कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, और जो धागा है उसका जो वेट है, जो धागे का वेट है, सेल्फ वेट है, वो भी क्या है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। मतलब कि इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय हमने दो चीज़ अज्यूम किया है। एक ये कि पुली फ्रिक्शन लेस है, उसमें घर्षण नहीं है, और दूसरा चीज़ कि धागे का खुद का कोई वेट नहीं है। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में जब आप कोई पुली सिस्टम देखेंगे तो उसमें फ्रिक्शन भी होता है, घर्षण भी होता है, और क्या कहते हैं, धागों का वेट भी होता है। बट यहाँ पे उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक, तो देखिए प्रथम दशा में, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जब पुली के वेट अपेक्षणीय है, माना नीचे से खुद करके T1, T2 और T3 धागों के तनाव हैं। ठीक, हमने क्या माना, पहली कंडीशन क्या है कि पुली का जो वेट है वो क्या है, उपेक्षणीय है, मतलब नेग्लिजिबल है। पुली के वेट जो भाग है उसका क्या किया जाएगा, उपेक्षा किया जाएगा। उपेक्षा करना मतलब क्या होता है, किसी को नेग्लेक्ट करना, वैल्यू ना देना, इम्पोर्टेंस ना देना। तो यहाँ पे पहले प्रथम दशा में क्या है कि जो पुली है उसके वेट को ही उपेक्षित किया जा रहा है, मतलब उसके वेट को ही महत्व नहीं दिया जा रहा है, वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है कि पुली का जो वेट है वो नेग्लिजिबल मान लिया है। दो चीज़ तो पहले ही माना गया है कि जो धागा है उसका जो वेट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, और जो पुली में फ्रिक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। मतलब कि ये मान लिया गया कि पुली में फ्रिक्शन नहीं है और धागा का वेट नहीं है। ऐसा आइडियल कंडीशन में होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या माना, और थर्ड चीज़ क्या माना, प्रथम दशा जो माना है कि जो पुली का वेट है वो उपेक्षणीय है, मतलब कि उसको नेग्लेक्ट किया गया है। और T1, T2, T3 क्या है, जो धागे हैं उनमें तनाव है, टेंशन है। ठीक, तनाव है T1, T2, T3 किसमें है, धागों, जो पुली के बीच में धागा लपेटा गया है उनके बीच में ये तनाव है। क्योंकि जो वेट है W है वो किसके इक्वल है, 2T1 के, 2T1 के। तो यहाँ से T1 किसके इक्वल हो जाएगा, W/2 के। इसके बाद आगे देखिए T1 जो है वो 2T2 के इक्वल है। T1 जो है वो 2T2 के इक्वल है, और T1 की वैल्यू अभी क्या आई है, W/2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 2T2 है वो किसके इक्वल है, W/2 के। 2T2 जो है
वो किसके इक्वल है, W/2 के। ठीक, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और हमको T2 की वैल्यू निकालनी है W के फॉर्म में, क्योंकि 2T2 W/2 के इक्वल है, तो T2 किसके इक्वल होगा, W/4 के। T2 किसके इक्वल होगा, W/4 के। या हम ये भी कह सकते हैं T2 इक्वल टू W/2 या T2 इक्वल टू W/2 के घात 2। T2 इक्वल टू कैपिटल W/2 के घात 2। ठीक, तो T2 क्या हमको मिला, W/4। T2 क्या मिला, W/4, या ये कह सकते हैं T2 हमको मिला W/2 के पावर 2। ऐसे ही क्या है, T2 जो है वो 2T3 के इक्वल है। T2 जो है वो 2T3 के इक्वल है। तो यहाँ से T3 की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, W/8। T3 क्या हो जाएगा, W/8। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T3 इक्वल टू W/2 टू द पावर 3। T3 इक्वल टू W/2 टू द पावर 3, या इसको हिंदी में कहें T3 इक्वल टू कैपिटल W/2 के घात 3। ठीक, ये हमको मिला जब फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में हमारे पास 3 पुली थी, जिसमें से 2 पुली चल थी और 1 पुली अचल थी। ठीक, अब मान लीजिए ऐसे ही फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में जो पुली की संख्या है वो क्या है, n है। जो पुली की संख्या है वो क्या है, n है। ठीक, पुली की संख्या n है, तो चल पुली की संख्या क्या होगी, 1 उससे कम होगी। जो चल पुली की संख्या होगी वो क्या होगी, 1 उससे कम होगी। ठीक, अगर मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में टोटल पुली अभी 3 था, तो 3 में 2 पुली अपने पास क्या थी, चल थी, और 1 क्या थी, अचल थी। हमेशा आपको एक पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में हमेशा आपको एक पुली अचल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चाहे कितनी भी पुली हो। तो मान लीजिए n पुली है सिस्टम में, तो जो चल पुली की संख्या होगी वो क्या होगी, 2 टू द पावर n-1। ठीक, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक, तो Tn क्या हो जाएगा, W/2 टू द पावर n-1। ठीक, या ये देखिए जो माने हैं उसके ढंग पे डिपेंड करता है। जो अज्यूम हम किए हैं वो क्या अज्यूम किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो नोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने अभी जो बोला है वो क्या बोला है कि जो टोटल पुली है सिस्टम में वो क्या है, n है। तो चल पुली की संख्या, चलने वाली पुली की संख्या क्या होगी, 2 टू द पावर n-1, मतलब n-1 चल पुली होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चीज को हम ऐसे मान लें कि चल पुली की ही संख्या क्या है, n है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। हमने ये मान लिया है यहाँ पे कि जो चलने वाली पुली है उसकी संख्या क्या है, n है। इस केस में, इस दशा में अगर हम आपसे पूछें कि चल पुली की संख्या n है, तो इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में टोटल नंबर ऑफ पुली क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए n+1। उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। कहना ये है कि आप जो एजम्पशन किए हैं उसी पे ये नोटेशन चेंज होगा। अगर आपने टोटल मान लिया कि पुली में
कितनी सिस्टम में कितनी पुली हैं ये मान लिया n, तो चलने वाली पुली की संख्या हो गई n-1। अगर आपने ऐसे ना मान के ये मान लिया कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में जो चलने वाली पुली है उसकी संख्या n है, तो टोटल पुली फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या हो जाएगा n+1। तो हमने यहाँ पे यही माना हुआ है कि जो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है इसमें जो चलने वाली पुली है वो कितनी है n है। तो टोटल पुली क्या हो जाएगी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में, इसमें इस केस में इस दिशा में n+1। तो जैसे हम T3 निकाले हैं 2⁴ n, ठीक, ये कब आया है 2⁴n, जब हमारे पास टोटल कितनी पुली थी, 3 पुली थी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में, 2 चल थी और 1 अचल थी, 2 चल थी 1 अचल थी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो t⁴n की वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी w/2⁴n-1। t⁴n की वैल्यू मिलेगी w/2⁴n-1। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, जो केस दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें जो Tn की वैल्यू मिलेगी वह w/2⁴n-1 मिलेगा, जब हम ये माने हैं कि टोटल पुली जो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली इस केस में वो क्या है n है, ठीक। क्योंकि साम्यावस्था में अंतिम जो पुली होती है वो स्थिर होती है, ठीक। तो उस केस में धागे में जो तनाव है वह उस पर लगाए गए एफर्ट या प्रयास के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं T⁴n = P, ठीक। T⁴n = कैपिटल P और T⁴n की वैल्यू क्या दी हुई है अपनी w/2⁴n। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी w/2⁴n, ठीक। ये हमारा निकल गया P एफर्ट प्रयास, या इसको आयास भी कहते हैं। जब एफर्ट निकल गया और लोड कैपिटल W है, तो चूंकि हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ क्या होता है, लोड बाई एफर्ट, बोझ बटा आयास या प्रयास W/P। तो हम W/P में P की जगह पे क्या वैल्यू लिखेंगे w/2⁴n। तो इससे क्या होगा, जो w/2⁴n है नीचे डिनोमिनेटर में, उसमें जो 2⁴n है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और w से w क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमें क्या मिलेगा 2⁴n। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में जो मैकेनिकल एडवांटेज अभी हमें मिला है वो क्या मिला है 2⁴n। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।